हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी का लेसन देखने वाले हैं और ये हमारा लास्ट लेसन होने वाला है। तो काफ़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लोग को रेस्ट ऑफ द लेसन देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। आज हमें क्या क्या टॉपिक देखना है। सबसे पहले देखेंगे यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम, अलग सा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बंडलिंग स्कीम लाया गया है, यानी कि पावर सप्लाई करने के लिए एक नया स्कीम लाया गया है, जो कि न्यू कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड है यहाँ पे कि मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट है, यानी कि बॉट मॉडल देखेंगे। और साथ ही साथ जितना भी यहाँ पे आपका मॉडल होता है हमारे कंस्ट्रक्शन से, रेलवे मीन्स हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन से, वो सब देखेंगे। साथ ही नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लाया जा रहा है, तो इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। आई होप कि यहाँ पे आप भी जो हमारी लेसन होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम से। एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है, पहले ये समझने का कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे नेचुरल गैस जहाँ पे भी आपका प्रोडक्शन होता है, जैसे वेस्ट रीजन में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो केरल वाला रीजन हो, कर्नाटक वाला रीजन हो, वहाँ से अगर इसको ट्रांसफ़र करना है ईस्ट वाले रीजन में, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। इससे क्या होता है कि लास्टली जो यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं इस तरीके का गैस, तो उनको यहाँ पे बहुत महंगे गैस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक यूनिफाइड और एक आपका फिक्स टैरिफ रखना है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो गैस का कंजप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो सके और यहाँ पे प्राइस कम हो सके। तो आज की डेट पे क्या यहाँ पे टैरिफ का चलन है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जोन में डिवाइडेड है और हर एक जोन यहाँ पे 300 किलोमीटर में आपका डिवाइड है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट जोन जो है ये आपका ए है और इसमें 300 किलोमीटर है। सेकंड जोन यहाँ पे बी है, इसमें 300 किलोमीटर है। थर्ड जोन यहाँ पे सी है, उसमें 300 किलोमीटर है। तो अभी क्या चलता है ना कि फर्स्ट 300 किलोमीटर में मान लीजिए कि 12 रुपीज़ आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका अगेन 300 किलोमीटर है, यहाँ पे आपको जो है 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना है। इट मीन्स कि 24 रुपीज़ हो गया। फिर अगेन आप लोग अगर यहाँ पे चलते हो 300 किलोमीटर, तो ये आपका थर्ड स्टेप में क्या होगा कि अगेन आपका 12 रुपीज़ पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका 36 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस्टिंग बढ़ते जा रही है। अब जो लोग यहाँ पे नेचुरल गैस को ए पॉइंट में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनको ये नेचुरल गैस सस्ते में मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे सी में इस्तेमाल करेंगे उनको यहाँ पे नेचुरल गैस का कॉस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो कंजप्शन कहीं ना कहीं कट हो जाता है। इस एरिया में कट होगा, इस एरिया में अप होगा। तो यहाँ पे क्या करने का बात किया जा रहा है ना सरकार के द्वारा कि एकदम इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका, तो अब क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट जो 300 किलोमीटर है उसके लिए एक प्राइस सेट किया जाएगा, और फिर इस 3 किलोमीटर के बियॉन्ड, यानी कि कितने भी किलोमीटर हो, चाहे 500 किलोमीटर हो या फिर 1200 किलोमीटर हो, 12,000 किलोमीटर है, उसका बस एक आपका यहाँ पे कॉस्ट फिक्स किया जाएगा। यानी कि दो कॉस्ट होगा और इसको यूनिफॉर्म टैक्स, इसको यूनिफॉर्म कॉस्ट कहा जा रहा है। इससे क्या होगा, ठीक है, आइए एक्सपेक्टेड बेनिफिट देख लेते हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले जो कॉस्ट है वो आपका कम हो गया, ओवरऑल जो कॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है वो कम हो गया। फाइनल कॉस्ट जो गैस का है वो यहाँ पे 10% तक तो आपको कम देखने को मिलेगा। साथ ही जो टैरिफ है वो यहाँ पे कम हो पा रहा है। डिफरेंट जोन का आपको डिफरेंट टैरिफ नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ दो आपको देखने को मिल रहा है, या तो 300 किलोमीटर तक का या फिर 300 किलोमीटर के बियॉन्ड तक का। साथ ही सिंगल मार्केट देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक सिंगल आपका गैस मार्केट बनाया जाएगा। सिंगल मार्केट होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा कि अगर पैसे बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन अगर इस तरीके का नहीं रहेगा और इन्वेस्टमेंट आपका इससे ज़्यादा आता है, जब एक यूनिफॉर्म टैक्स आपका रहता है या फिर यूनिफॉर्म आपका इस तरीके का कॉस्टिंग रहता है, तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। साथ ही गैस बेस्ड इकॉनमी हो पाएगा। हमारा जो यहाँ पे एम है कि हमारी कंट्री में जो नेचुरल गैस का शेयर है वो बढ़े, और वो भी 2030 तक 15% बढ़े, क्योंकि आज के डेट में 6% है। तो ये भी हो पाएगा, गैस बेस्ड इकॉनमी हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गैस को इस्तेमाल कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो पाएगा हमारे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये डेफिनेटली हो पाएगा। साथ ही साथ न्यू गैस जो मार्केट है वो डेवलप हो पाएगा। तो ये सारी जो है ये वो आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस यही है कि प्राइस मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा कि जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसिंग गाइडलाइन 2014 है, इसके तहत ये बताया गया है
कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है ना, उसकी प्राइस अगर हम लोग देखें तो वो एवरेज रेट है जो कि प्रिवेल करता है उस तरीके के कंट्रीज़ में जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं उनमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें कम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का आपका जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, एक जैसा यहाँ पे गैस का दाम नहीं है। यानी कि प्राइस मैकेनिज्म जो है इस तरीके का कोई एक्चुअली नहीं है कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस हम लोग देख रहे थे, तो PT 365 में हम लोग देखे थे कि क्रूड ऑयल की प्राइस की एक प्राइस मैकेनिज्म होती है जिसको हम लोग APM कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि नेचुरल गैस में ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल प्राइस मैकेनिज्म होता है इसमें। तो मल्टीपल प्राइस मैकेनिज्म होने से क्या होता है कि सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, साथ ही यहाँ पे डिसइंसेंटिवाइज किया जाता है इन्वेस्टमेंट को। तो ये सारी प्रॉब्लम है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि गैस प्राइस को जो है ना GST के अंदर नहीं रखा गया। GST क्या है? सर्विसेज टैक्स, जो कि 2017 में हमारे यहाँ टैक्स रिफॉर्म किया गया था। एक यूनिफॉर्म टैक्स लाने की बात की जा रही थी, वन नेशन वन टैक्स, उसी के तहत GST लाया गया है। लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी प्रोडक्ट आपके GST के अंदर नहीं आते हैं, जो भी गुड्स नहीं आते, तो उनकी बहुत ज़्यादा वेरिंग टैक्स देखने को मिलता है। तो ये एक मेन इशू है, इसको भी रिजॉल्व करना होगा। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हम लोग को प्राइस को डी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन को बंडलिंग करना है, और जो गैस की मार्केटिंग है उसको सही से करना है, जिससे कि हमारे यहाँ प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ पाए और पाइपलाइन नेटवर्क हमारे यहाँ डेवलप हो पाए, बेटर रेगुलेशन हो। क्योंकि आप लोग देखते हो कि यहाँ पे मल्टीपल रेगुलेटरी है, यहाँ पे हमारा जो रेगुलेटरी सुपरविजन है नेचुरल गैस मार्केट एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो वो बेटर तरीके से हो पाए, इसको GST में इंक्लूड करना चाहिए। इवन यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा सजेस्ट भी किया गया है कि गैस को यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा ट्रीट करना चाहिए, जो कि अदर फ्यूल्स है उसके लिए। ग्रांट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देखें तो वो देना चाहिए जो भी हमारा नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंसेंटिवाइज हो पाता है और इससे हमारा जो नेचुरल गैस डिमांड है वो बढ़ पाता है। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या लिया गया है बेटर प्राइसिंग के लिए? तो सबसे पहले 2015 में एक गैस प्राइस पूलिंग आया था। इस प्लान के अंदर क्या था कि जो सस्ते यहाँ पे डोमेस्टिक गैस की जो प्राइस है ना, वो यहाँ पे एवरेज होगा, और जो कॉस्ट है एक्सपेंसिव इंपोर्टेड LNG के, उसी के साथ इसको पूल किया जाएगा। फिर अभी रिसेंटली आप देखोगे कि इंडियन गैस एक्सचेंज आपका लॉन्च किया गया है। इट मीन्स कि ट्रेडिंग यहाँ पे आपका डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि नेचुरल गैस का जो है आपका यहाँ पे सेल और परचेज होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हब बताया जा रहा है कि इंपोर्टेड नेचुरल गैस का जो हब है हमारे यहाँ, दो गुजरात में है, एक आपका आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, गुजरात में दाहेज और हाजीरा है। फिर यहाँ पे हेल्प लाया गया था हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इससे पहले ये नेल्प था, कहने का मतलब है कि नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, लेकिन इसको फिर बाद में चेंज करके हेल्प लाया गया। इसमें सारे जो गैस प्रोडक्शन है न्यू डिस्कवरीज से, उसको यहाँ पे मार्केट बेस्ड प्राइस में बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे आपका एक न्यू स्कीम देखने को मिलेगा, बंडलिंग स्कीम है, जो कि राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका एक नया स्कीम लाया जा रहा है कि 24/7 जो है पावर जनरेट हो पाए और पावर यहाँ पे सप्लाई कर सके। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि डिस्कॉम कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, तो उससे ये सारी चीज़ें पता चला था। तो उसी की बेसिस में यहाँ पे अभी सरकार जो है एक बंडलिंग स्कीम लेकर आया है, जिसके थ्रू ये कहा जा रहा है ना, अच्छा ये हम लोग पहले देखें, बाद में देखेंगे, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूज़ में क्या है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कुछ गाइडलाइन इशू किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे राउंड द क्लॉक जो यहाँ पे पावर सप्लाई है वो यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये हमारे यहाँ इस तरीके का पहला स्कीम है जो कि लाया जा रहा है। बंडलिंग स्कीम कहने का क्या मतलब है? बंडल करना, जोड़ना, कोई दो चीज़ या फिर इससे ज़्यादा चीज़ को जोड़ देना। तो यहाँ पे किस किस को जोड़ा जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और जो थर्मल पावर सोर्सेज है उनको यहाँ पे जोड़ना है, और साथ ही साथ इससे पावर जनरेट करना है, और ये डिस्कॉम को देना है। फिर डिस्कॉम जो है हमें हमारे घर तक जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ जो यहाँ पे नेशनल सोलर मिशन का है वो इस तरीके का स्कीम को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर पावर है ना वो फैसिलिटेट हो पाएगा। इससे क्या है कि यहाँ पे राउंड द क्लॉक है, 24/7 पावर जो है यहाँ पे डिस्कॉम को मिलते रहेगा, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहने का मतलब है कि नेचुरल सोर्सेज से जो हम लोग यहाँ पे पावर को जनरेट करते हैं, जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, आपका हाइड्रो एनर्जी हो गया। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग जो यहाँ पे पावर का जनरेट करते हैं उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। इससे क्या होगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन है उनकी भी फुलफिलमेंट हो पाएगी। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे सारी बातों को। पहले समझते कि नेशनल सोलर मिशन हमारे कंट्री में आया था। ये वन ऑफ द 8 की मिशन है जो कि हमारा
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत रखा गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया को एज ए ग्लोबल लीडर बनाना सोलर एनर्जी में, और एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे पॉलिसी कंडीशन लेकर आना है, जिससे कि हमारे कंट्री में जो है सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिप्लॉयमेंट हो सके। मिशन के द्वारा यहाँ पे आपका टारगेट सेट किया गया था कि 20,000 मेगावाट जो ग्रिड कनेक्टेड है सोलर पावर से, वो 2022 तक करना चाहिए। और साथ ही साथ ये एक रिवाइज था, यानी कि आप लोग देखोगे कि यहाँ पे पहले 1 लाख मेगावाट था, अब इसको यहाँ पे 20,000 मेगावाट किया गया है। मिशन को 3 फेज़ में अडॉप्ट किया गया है, पहला दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा फेज़ अभी चल रहा है जो कि 2017 से 2022 तक है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेटर है, तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हैं, तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म है जिसमें कि जितने भी ऑब्लिगेटेड जो इंटिटीज़ है उनको यहाँ पे ऑब्लाइज किया जाएगा कि वो यहाँ पे सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर सकते हैं, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। ऑब्लिगेटेड इंटिटीज़ कौन कौन हो गए, जैसे डिस्कॉम है, हमारे जैसे ओपन एक्सेस कंज्यूमर है, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर है। तो ये सारे कुछ ऐसे ऑब्लिगेटर्स हैं जो कि यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना चाहिए तो कुछ परसेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसके कुछ परसेंटेज को परचेज कर सकते हैं। तो डिस्कॉम के लिए ये बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि डिस्कॉम को कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि डिस्कॉम बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे थे। डिस्कॉम कंपनी है जिसमें कि आपका पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे थे, तो काफ़ी स्टेट में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आप लोग देखो कि अर्बन एरिया में आप लोग रह रहे हो तो हर एक दिन जो है 2-3 घंटे तो लाइट गायब रहती ही है। अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे तो दिन तक गायब रहती है, या फिर कुछ रातों तक गायब रहती है, या फिर 2-3 दिन इस तरीके का गायब रहती है। तो इस तरीके का अनइंटरप्टेड जो है ना सप्लाई करना है इलेक्ट्रिसिटी का, इस तरीके से नहीं चलेगा। ओके, इसलिए ऐसा जो है प्रोविज़न लाया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट की बात करें तो इसमें सोलर है, और नॉन सोलर की बात करें तो विंड, हाइड्रो, ये सब है। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे बिडर्स का होगा, यानी कि बिडर्स यहाँ पे जो है सप्लाई करेंगे एटलीस्ट 51% जो भी यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज से पावर जनरेट किया जाएगा। बिडर्स को यहाँ पे पे भी किया जाएगा पेनाल्टी, जो भी यहाँ पे 25% शॉर्टफॉल होगा एनर्जी टर्म्स में, तो वो भी इनको पे किया जाएगा। अब देखते हैं कि बंडलिंग स्कीम लाया जा रहा है तो इससे बेनिफिट क्या है। ऑब्वियस बेनिफिट है, आप लोग सोच रहे हो कि डिस्कॉम एक जगह घाटे में जा रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का जो यहाँ पे हमारा टारगेट है वो भी मीट नहीं हो पा रहा है। हमारे सरकार के द्वारा चीख के कहा गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेड क्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, कि हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री होने के नाते हमारे पास सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि हमें अपनी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करना चाहिए। और इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग इस्तेमाल जो है ना उसको पावर जनरेशन में ज़रूर कर सकते हैं, तो उस तरीके से करना चाहिए। अब यहाँ पे आईएसए का जो टारगेट है हमारे पास जो है 2022 तक हम लोग ने यहाँ पे रखा है कि 175 गीगावाट तक जो है हम लोग को यहाँ पे अपना टारगेट को मीट करना है। साथ ही यहाँ पे सेकंड है कि डिस्कॉम कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, तो एक जगह डिस्कॉम कंपनी है जो कि घाटे में चल रहा है, एक जगह रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि अपने टारगेट को मीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर इन दोनों को हम लोग बंडलिंग कर दे तो हो गया ना दोनों का काम, दोनों का बात तो बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये सबसे पहली बात है कि जो इंटरमिटेसी है, यानी कि आप लोग देखते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, तो ये अब ये उपयोग हो पाएगा। इससे क्या है कि पावर का कॉस्ट यहाँ पे कम हो पाएगा, थर्मल पावर भी सही तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे, और राउंड द क्लॉक यहाँ पे पावर दिया जाएगा डिस्कॉम को। साथ ही यहाँ पे फिनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा था डिस्कॉम के ऊपर, वो कम हो पाएगा। लॉन्ग टर्म पावर टाई अप देखने को मिलेगा, तो एकदम से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। थर्मल पावर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इस स्कीम का कंसर्न क्या क्या है। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है बंडलिंग में, यानी कि गवर्नमेंट का सिर्फ एक काम है कि इस तरीके का रूल सेट कर देना, और ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पे पावर जो प्रोड्यूसर है ना उनसे लिया जाएगा, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पोटेंशियल बिडर है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बिड अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोग थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें तो उनके द्वारा एक चीज़ बहुत कॉमन है कि उनका पेमेंट डिले बहुत होता है स्टेट की तरफ से। तो बहुत सारे स्टेट जो है ना वो इस तरीके के पावर परचेज एग्रीमेंट को जो है ना ऑनर भी नहीं करेंगे, और वो इस तरीके का रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट को जो है साइन भी नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ ही कुछ स्टेट जो है ना इस सारे कंसर्न को एड्रेस भी नहीं करते हैं, कॉस्ट को लेकर कि बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आ रहा है, बिजली बहुत महंगी हो रही है, तो कुछ स्टेट जो है इसको भी कंसर्न नहीं करते, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, वो भी बॉट मॉडल के लिए, तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आप लोग को। अगर आप लोग अभी तक बॉट टॉल मॉडल नहीं जानते हो, हम नहीं जानते हो, या फिर ईपीसी नहीं जानते हो, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। रिसेंटली एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के द्वारा एक चेंजेस प्रपोज किया गया है, वो भी मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट में, जिसको यहाँ पे प्राइवेटली जो फंडेड हाईवे है उसको बिल्ड करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि यहाँ पे बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफर टॉल मॉडल में होता है। बैकग्राउंड में चल के देखते हैं कुछ बातें।
जैसे कि बॉट टॉल मॉडल है ना, वहाँ पे आप लोग देखोगे कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा 96% सारे प्रोजेक्ट को लिया जाता है, जिसमें आप देखोगे कि 2 फिजिकल ईयर में ऑलमोस्ट ये ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना यहाँ पे बॉट टॉल मॉडल को देखना पड़ता है। ये सारे से क्या हो रहा है ना कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से उनको यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में। अगर हम लोग देखें जो ओवर डिपेंडेंस है यहाँ पे EPC का, और तो हम जो है एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि NHAI को यहाँ पे फाइनेंस नहीं हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये न्यू चेंजेस जो यहाँ पे बॉट मॉडल में देखने को मिलेगा, इससे सबसे पहली बात क्या होगी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि बॉट किसे कहते हैं, EPC किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब यहाँ पे हम लोग आर्टिकल पे आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल है, यानी कि रोड बनाने के लिए या फिर आप लोग का हाईवे बनाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। पहला कहते हैं बॉट टॉल मॉडल, यानी कि B फॉर बिल्ट, O फॉर ऑपरेट, T फॉर ट्रांसफ़र। इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि एक रोड यहाँ पे डेवलपर होते हैं जो कि रोड बनाते हैं, और उनको यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो जितना भी खर्चा किए, इन्वेस्टमेंट किए, वो अपना खर्चा जो है ना टॉल कलेक्ट करके वो पूरा करें। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है, इसमें सरकार कहीं भी पैसे नहीं लगाते। इसमें रोड डेवलपर का ही पूरा काम होता है कि वो सड़क बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, टॉल कलेक्ट करते हैं और उससे अपना खर्चा निकालते हैं। ठीक है। बॉट एन्युटी मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे जो डेवलपर है ना वो हाईवे बनाते हैं, ऑपरेट करते हैं और कुछ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए रखते हैं, फिर वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि एक रोड डेवलपर है जिन्होंने रोड बनाया, उसको कुछ समय के लिए, मान लीजिए कि 5 साल 10 साल, जब तक उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनका पैसा निकल गया, वो पूरा उनको प्रॉफिट हो गया, तब वो क्या करते हैं कि सरकार को देके चल जाते हैं। सरकार जो है ना यहाँ पे पेमेंट करते हैं डेवलपर को आफ्टर द लॉन्च ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब कमर्शियली ये ऑपरेशन में आ जाता है प्रोजेक्ट, उसके बाद जो है डेवलपर के द्वारा यहाँ पे पेमेंट किया जाता है। तो ये हो गया आपका बॉट, और ये हो गया आपका बॉट एन्युटी मॉडल। इसी मॉडल आपको देखने को मिलेगा कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, यानी कि इस मॉडल के अंदर जो कॉस्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे बिड के लिए इनवाइट करती है कि इंजीनियरिंग की नॉलेज को, वो भी प्राइवेट प्लेयर से। प्रोक्योरमेंट होता है, यानी कि रॉ मटेरियल यहाँ पे लाया जाता है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम होता है, और ये लिमिटेड होता है अगर हम लोग इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ के कंपैरिजन में या फिर प्रोविजन में देखें तो। यानी कि यहाँ पे पहले सरकार क्या करती है कि ये कॉस्ट पूरा सरकार के अंदर होता है, इंजीनियरिंग वो जो सरकार है वो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की इंजीनियरिंग को यहाँ पे लाती है, रॉ मटेरियल को वो यहाँ पे जो है प्रोक्योर करते हैं, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी सब जो है ना ये पूरा गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। हम मॉडल क्या है, ये आपका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, यानी कि आप समझ रहे हो हाइब्रिड यानी कि 2 से ज़्यादा जो चीज़ों को है उसको जोड़कर। हाइब्रिड कहने का मतलब है कि यहाँ पे बॉट एन्युटी और जो EPC मॉडल है ना, इन दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। ये मिक्स है आपका हम का। अगर हम लोग डिज़ाइन के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट को यहाँ पे 40% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है फर्स्ट 5 ईयर, वो यहाँ पे उनको जो है कंट्रीब्यूट करना होगा, और एनुअल पेमेंट के थ्रू, जिसको एन्युटी कहते हैं। ठीक है, एन्युटी का मतलब है कि एनुअल पेमेंट करना है, 1 साल में पेमेंट करना है। बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा वो यहाँ पे आपको एसेट के बेसिस में करना है, जितना भी डेवलपर यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं और परफॉर्म कर पा रहे हैं उनके बेसिस पे वो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द मनी जो है वो पेमेंट करेंगे। तो एन्युटी आप देखोगे कि यहाँ पे बॉट और जो यहाँ पे EPC मॉडल है, बॉट में क्या था कि यहाँ पे जो आपके रोड डेवलपर है वो बनाएंगे, स्पेसिफिक टाइम तक रखेंगे, और उनका जब फंडा पूरा हो जाएगा तो वो सरकार को दे देंगे। EPC मॉडल पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि 40% जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है फर्स्ट 5 ईयर के लिए, वो यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे मीन्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो रिमेनिंग है ना वो यहाँ पे डेवलपर अपना उठा लेंगे। यानी कि दोनों मिलके जो है यहाँ पे सड़क बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, और दोनों मिलके जो है बांट चुट के खाएंगे। ये वाला यहाँ पे फंडा है। तो आई होप कि यहाँ पे आपका जो है जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए कि की फीचर्स क्या क्या रखा गया है और बेनिफिट क्या है इस तरीके का आपका मॉडिफाइड जो MCA किया जा रहा है सॉरी मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि जो रेवेन्यू असेसमेंट है उसको रिवाइज़ किया जा रहा है। इस क्लॉज के अंदर देखने को मिलेगा कि हर एक 5 साल में जब कंसेशन पीरियड आ रहा है तो जो रेवेन्यू पोटेंशियल है प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे रीअसेस किया जाएगा हर एक आपका 10 साल में। लैंड एक्विजिशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका भूमि ग्रहण किया जाता है यहाँ पे, तो
तो 90% जो लैंड है वो एक्वायर्ड किया जाएगा, और ये तब किया जाएगा जब यहाँ पे आपका जब हाईवे प्रोजेक्ट बिल्ड किया जाएगा ना, तब यहाँ पे 90% लैंड को एक्वायर्ड किया जाएगा, और फिर ये आपका जो कंडीशन प्रेसिडेंट है उसका ये पार्ट होगा। अगर लैंड एक्विजिशन में यहाँ पे डिले होता है, अप्रूवल में डिले होता है, तो इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट में भी डिले होगा। जैसे देखिए रोड, हाईवे, ये सब जो बनाना होता है, ब्रिज वगैरह, तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि वहाँ के लैंड को एक्विजिशन करना, यानी कि लैंड को जो है अधिग्रहण करना, वो करने में हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए कोई भी आप देखोगे कि जो टेंडर पास हो जाता है और जो यहाँ पे हाईवे बनने की बात की जाती है कि 2 साल में बनेगा, तो वो 5 साल में बनता है, समटाइम्स जो है 8 ईयर्स में भी बनता है। तो ये इसलिए बनता है क्योंकि सबसे लंबा और सबसे देरी वाला जो काम होता है इसमें लैंड एक्विजिशन का ही होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस बोर्ड भी रखा गया है, यानी कि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा और टाइमली रिड्रेसल किया जाएगा, यानी कि 3 महीने के अंदर, 90 डेज़ के अंदर कोई भी तरीके का अगर प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पे देखा जाएगा। कंसर्न क्या है जो अभी भी नहीं देखा गया? कंसर्न यही है कि कंपनसेशन का बात ही नहीं किया गया। मान लीजिए कि जो रोड डेवलपर है और जो यहाँ पे आपके गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि हम मॉडल आपका लाना है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर किसी को नुकसान हुआ, मान लीजिए रोड डेवलपर को नुकसान हो गया या गवर्नमेंट को नुकसान हो गया, तो कंपनसेशन की तो बात होनी चाहिए। जब दो लोग आपस में मिलकर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपनसेशन का तो बात बनता ही है। थर्ड है कि सेकंड है कि यहाँ पे जो आपका टैरिफ कम किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका लोड कम हो रहा है, तो रिसेंट रिविजन्स जो है ना, इससे व्हीकल को परमिट किया जाएगा कि वो यहाँ पे लोड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि टैरिफ वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे कम होगा। साथ ही फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशंस जो आर्बिट्रेशन का है वो आज के भी डेट में चैलेंज है। अब आपको पता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का बहुत ज़्यादा हल्ला किया जाता है, लेकिन क्या हमारे कंट्री में आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है इतना अच्छा काम करते हैं? 3 महीने तो कह दिया जाता है कि इसमें कोई भी डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि 3 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके यहाँ पे कुछ कंसर्न लेना चाहिए, जैसे कि ट्रैफिक रिस्क हो गई, या फिर कुछ और है जैसे कि आपका प्राइवेट डेवलपर्स है, इन्वेस्टर्स है, जिनको बहुत टॉल स्पेस में आना चाहिए। तो एक क्लियर बैंकेबल यहाँ पे कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिससे कि जो भी तरीके की यहाँ पे एम्बिग्विटी है, यानी कि जो भी लूप होल है, और इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे सारा स्टेप्स लेना चाहिए। ठीक है, आइए आगे आते हैं नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे प्लान कर रही है कि एक नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप करेंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे जो स्टेट ओन जो सरप्लस लैंड एसेट है, यानी कि स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि जो ज़रूरत से ज़्यादा जो ज़मीन है उसको यहाँ पे मोनेटाइज किया जाएगा। पहले क्या था कि गवर्नमेंट के पैनल थे जिसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाता था, और इसी के थ्रू यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन दिया गया है कि नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन को सेटअप करना। सरप्लस लैंड और जो प्रॉपर्टी होते हैं वो होते हैं जो कि ज़रूरत नहीं है और उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए, तो उसको हम लोग सरप्लस भूमि कहते हैं। NLMC की बात करें, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये क्या होगा ना कि लैंड लीज पे दिया जाएगा या फिर कंसेशन में दिया जाएगा। एक प्राइमरी मोड ऑफ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है जिसमें कि आपकी ज़मीन को यहाँ पे बेचा जाएगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि ज़मीन को यहाँ पे डेवलप करना है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ की है या फिर CPSE की है, या फिर यहाँ पे इन्वेंट्री जो कि पब्लिक लैंड का है उसको मेंटेन करना है, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट को डेवलप करना है, मनी को रेज करना है मार्केट से, साथ ही यहाँ पे लीगल मैनेजमेंट होना चाहिए जितने भी लिटिगेशन वगैरह हो रहे हैं, साथ ही रीसेटलमेंट करना है, और फंक्शन रिलेटेड है जो कि यहाँ पे लैंड यूजेस से उसको चेंज करना है। इस तरीके की बॉडी की हमारे इंडिया में क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की कमी है लैंड को लेकर, गवर्नमेंट लैंड की डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, तो उसके लिए यहाँ पे कमी है, उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही यूटिलाइजेशन हो पाएगा, जो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे यहाँ पे लैंड एसेट है गवर्नमेंट का, तो उसका एक बेटर तरीके से यहाँ पे आपका यूटिलाइज़ होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा जो अनयूज्ड लैंड है और जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर किया गया, ऐसे बहुत सारी ज़मीन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर तो कर लिया गया है लेकिन सरकार उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो उसको बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो सप्लाई ऑफ लैंड है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जो ज़रूरत से ज़्यादा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपका लैंड होल्ड किया गया है तो उसको भी यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। साथ ही जो अनयूज्ड रिसोर्सेज है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज है उसको अभी तक हम लोग इस्तेमाल नहीं किए, तो खर्च किए जाएंगे। और हमारा टारगेट भी तो है कि 2030 तक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में $4.51 ट्रिलियन तक खर्च करना है, और साथ ही साथ हमारा विजन है कि 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है, तो ये भी पूरा हो सकता है। साथ ही यहाँ पे एक्सपीडिट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेकर चलना है, तो ये सारी कुछ यहाँ पे प्रोविज़न है जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि हमें इस तरीके की बॉडी बनानी ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो लैंड कंसेशन है ना उसको एक कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू इसको फॉलो करना चाहिए,
सारे स्टेक होल्डर पब्लिक प्राइवेट जो है वो यहाँ पे फेयर कंपनसेशन में हो लैंड के लिए। साथ ही लैंड ओनिंग जो डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपका स्टेट है, लोकल बॉडीज़ है, वो सब यहाँ पे शेयर ले और साथ ही साथ उनको यहाँ पे शेयर भी देना है। साथ ही साथ उनकी जो रिलीज़ है लैंड का कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए उसको इंसेंटिवाइज भी करनी है। ओके, सो ये सारी बात रही। कुछ नया है यहाँ पे, ओके, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ ही हमारे यहाँ पे इकॉनमी की लेसन कंप्लीट हो जाती है। अब इकॉनमी की लेसन कंप्लीट हो गई तो जल्दी आपकी ये मैगजीन भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इकॉनमी के लेसन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट नो इशू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी, जिसमें कि मिलिट्राइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बात किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट का सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।